पानी के लिए किसने तरसाया? क्या उस कांग्रेस को सत्ता के लिए तरसाएंगे आप? 100 साल तक तरसाइए इनको, 100 साल तक, तब इनका दिमाग ठिकान पे आएगा। बिना पानी तरसना क्या होता है, बिना सत्ता को कैसे तरसना होता है, ये कांग्रेस को पता चलना चाहिए। एक बार हमारे संगे जोर से बोलो, भाजपा जाए बेबारी है, कांग्रेस आए बेबारी है। भाजपा जाए बेभारी है, कांग्रेस आए बेभारी है। 5 जिले और 26 सीटों वाला बुंदेलखंड सूबे की सियासत में अलहदा पहचान रखता है। इलाके की पहचान ओरछा के राम राजा सरकार से होती है। 2023 चुनाव में बुंदेलखंड अपना मजबूत हस्ताक्षर दे चुका है। बुंदेलखंड में हुई करीब 71% वोटिंग। दलित और ओबीसी वोटर निर्णायक। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा एससी मतदाता। सागर में 5 लाख से ज्यादा एससी वोटर। बीजेपी का किला कहलाता है बुंदेलखंड। बीजेपी कांग्रेस के साथ सपा ने झोंकी ताकत। संत रविदास मंदिर, बीना रिफाइनरी की सौगात, केन बेतवा लिंक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की रही गूंज। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने संभाला मोर्चा। एससी चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने की सभा। आम आदमी पार्टी ने एक्टर किन्नर को उतारा। प्रदेश के 5 मंत्री बुंदेलखंड इलाके से आते हैं, इसीलिए ये सत्ता का पावर हाउस भी कहा जाता है। वहीं लोधी वोटर्स का दबदबा इस इलाके में जाति का तड़का लगाता है। बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी को चुनाव से ऐन पहले कैबिनेट में शामिल कर मैसेज दिया, तो कांग्रेस के टिकट वितरण में जाति का बैलेंस नजर आया। दोनों पार्टियां नतीजों में अपनी विजय देख रही है। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में प्रबल बहुमत के साथ बन रही है। बुंदेलखंड की 26 सीटों की यदि आप बात करते हैं तो पिछली बार भी इस बुंदेलखंड की जनता ने कांग्रेस को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया था और मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में भी लगभग 20 सीटों पर कांग्रेस अपना परचम बुंदेलखंड से फहराएगी और ये एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनाने के लिए बुंदेलखंड की जनता देने वाली है। बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक तरह से बहुमत रहा है और इस बार भी बुंदेलखंड में जो सब जगह से जानकारी आई है वो काफ़ी अच्छी है और पिछले बार से हम लोगों की सीटें बुंदेलखंड में भी बढ़ेंगी और पूरे प्रदेश में भी बढ़ेंगी। कम से कम 135 और इसके ऊपर फिर कितनी भी हो सकती है, पर 135 से कम सीट बीजेपी की नहीं आएगी। सूबे के दूसरे इलाकों से इतर बागी, निर्दलीय टिकट वितरण और 2020 के दल बदल फैक्टर के चलते 23 में बुंदेलखंड निर्णायक साबित हो सकता है। माना तो ये भी जा रहा है कि बुंदेलखंड चौंकाने वाले नतीजे दे सकता है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, बुंदेलखंड में कांग्रेस की तैयारी बीजेपी के लिए कितनी चुनौती। सवाल नंबर 2, सौगातों का असर नतीजों में बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। सवाल नंबर 3, 2020 का दल बदल फैक्टर 23 में क्या इंपैक्ट दिखाएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बुंदेलखंड की बाजी। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का। काफ़ी सारी चुनौतियां भी हैं वहां, जिनको हल करने के दावे हमेशा रहे हैं और दावे ही नहीं रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं ज़मीन पर उतरी हैं और माना जाता है कि केन बेतवा एक ऐसी ही योजना है जो बुंदेलखंड के लिए काफ़ी कुछ बदल सकती है और उसकी चर्चा हमेशा से रही है, लेकिन अब उसकी क्रियान्वयन की तरफ, उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चीज़ें बढ़ चुकी हैं। जल संकट, सिंचाई का संकट और रोज़गार की चुनौती, इसीलिए चेतुआ जो कहलाते हैं, फसल काटने के लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन एक ऐसा अंचल है जहां से फसल कटाई के लिए एक समय तो बहुत बड़ी संख्या में जाते थे, लेकिन अब वो संख्या कम हुई है। लेकिन बुंदेलखंड, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश को जानते हैं, तो शायद आप मध्य प्रदेश से अगर बुंदेलखंड जा रहे हों और रायसेन होते हुए जा रहे हों, तो आपको रायसेन प्रवेश करते ही आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रदेश के दूसरे अंचलों की तुलना में
ये अंचल की आर्थिक स्थिति क्या है। रायसेन से आप जैसे जैसे बेगमगंज, सागर, राहतगढ़, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, इन सारी चीज़ों की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो आप तलाश करते जाएंगे कि ना अच्छे ढाबे आपको मिलते हैं रास्ते में, सड़क के किनारे, ना आपको बहुत सारी सुविधाओं से भरे हुए होटल्स और वो तमाम चीज़ें दिखती हैं जो महाकौशल में नरसिंहपुर रोड पर या छिंदवाड़ा रोड पर, और मालवा निमाड़ की तो बात ही अलग है। मक्खनदा ढाबा, ये चीज़ें वो चीज़ें, आओ भैया आओ भैया आओ भैया, सब चलता रहता है। लेकिन इस रीजन में एक उदासी दिखती है, एक विपन्नता दिखती है जो ये बताती है कि हाँ, ये रीजन विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है, सड़कों के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, काफ़ी हद तक सिंचाई के माध्यम से भी, लेकिन रोजगार का अभाव और दूसरी चुनौतियों की वजह से बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ, और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के अधीन जो बुंदेलखंड है वहाँ भी कमोबेश हालात यही है। इसीलिए गाहे बगाहे पृथक बुंदेलखंड राज्य की बात भी उठती रही। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मेरे साथ स्टूडियो में है मेरे साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी, और स्वागत करता हूं मनोज आपका। साथ ही जगदीश द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बुंदेलखंड से ही आते हैं, छतरपुर से। जी बहुत धन्यवाद, और बुंदेलखंड को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। अंकुर यादव हैं, छतरपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं अंकुर जी आपका। प्रदीप खरे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं टीकमगढ़ से, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और मैं उपस्थित हूं हमेशा की तरह शरद द्विवेदी, प्रणाम कर रहा हूं आप सभी को। सबसे पहले अंकुर जी, छतरपुर की तरफ मैं आ रहा हूं आपके पास। बुंदेलखंड की बाजी क्या कह रही है? बिल्कुल एक ऐसा विश्लेषण मुझे लगता है कि जो आप प्रस्तुत करेंगे ही, क्योंकि हमारी भी ये इच्छा है कि 3 दिसंबर के बाद भी हम कह सकें कि देखिए हमारे पैनल के साथ हमने जो बातें की थी वो अगर पूरी तरह सच्चाई की कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो काफ़ी हद तक उतरी हैं। जी, मैं दबाव नहीं बना रहा हूँ आपके ऊपर। जी, प्रणाम करते हुए जी बताइए जी, क्या कह रहा है छतरपुर? जी शरद जी, छतरपुर तो कमोवेश वही कह रहा है जो 2018 में कहा था। जी, हम थोड़ा सा अगर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करें तो हमें 2018 के इतिहास को और उसकी पृष्ठभूमि को भी एक बार देखना चाहिए। बिल्कुल। तो 2018 में अगर बात करें तो छतरपुर में 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर भाजपा हारी थी। 4 सीटों पर यहाँ कांग्रेस जीती थी और 1 सीट पर भाजपा जीती थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो मुझे लगता है कि वो स्थिति, वो 5 हार वाली स्थिति तो शायद इस बार नहीं बनेगी जी, लेकिन 4 या 5 के आसपास वाली ही स्थिति नजर आ रही है। यदि मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो एक बहुत बड़ा फैक्टर भाजपा के उलटफेर के लिए कहा जा रहा है, या बहुत बड़ा जो एक शस्त्र था भाजपा को के पास इस चुनाव में उतरने के लिए, वो है लाडली बहना के वोट। मजे की बात यह है कि हमारे तमाम सर्वे, तमाम आकलन और तमाम जो भी राजनीतिक जानकारों के गणित होते हैं वो बहुतायत में पुरुषों द्वारा दिए गए सैंपल के आधार पर होते हैं। हमें बाजार में पुरुष मिलते हैं, हमें चौराहे पर पुरुष मिलते हैं, हम फोन कॉल्स के माध्यम से भी ज्यादातर पुरुषों से ही बात कर रहे होते हैं। और वो महिला जो चूल्हे में रोटी बना रही है, 1250 उसके खाते में भी पहुंचे हैं। तो उसने किसको वोट दिया है ये खुलकर अभी सामने नहीं आया जी। तो लाडली बहना का अगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा तब तो 3-3 हो सकती है छतरपुर जिले में, अन्यथा 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती हैं कांग्रेस के फेवर। जी, आमतौर पर आपने जो एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते जो आप तक खबरें पहुंची छतरपुर, पूरे बुंदेलखंड में आपने जो टक्कर देखी, बहुत संक्षिप्त शब्दों में चाहूंगा, उसमें आप किसका पलड़ा भारी देखते हैं? मुझे लगता है जो परफॉर्मेंस 2018 में कांग्रेस का रहा था उससे बेहतर होने वाला है। 2018 की बात करें, अगर छतरपुर के 6 जिलों की बात करें, जिसे आप 5 भी बोल सकते हैं, अब हालांकि निवाड़ी एक अलग जिला है तो इस तरह से हम उसको 6 में काउंट करते हैं, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, निवाड़ी और छतरपुर। तो इस तरीके से 6 जिलों में 26 सीटें होती हैं। ये बेहतर की बात हम लगातार सुन रहे हैं, इसका आधार आप क्या देखते हैं? क्या सुना आपने कि जबकि लाडली बहना एक गेम चेंजिंग योजना हो सकती है, कांग्रेस के पास भी इसी तरह की योजना है, नारी सम्मान, दोनों की योजनाओं की टक्कर तो लगभग एक जैसी है,
तो फिर कांग्रेस के पक्ष में आप जो दावा कर रहे हैं, क्या क्या जाता हुआ दिखता है? 4-5 बड़े फैक्टर शरद जी यहाँ दिखे हैं बुंदेलखंड में, खासतौर पर चेहरों के प्रति एक जो बोरियत थी, वो बोरियत शुरुआत से लेकर जब हम चुनाव को कवर कर रहे थे, शुरुआत से लेकर मतदान दिवस तक वो बोरियत दिखी है। लाडली बहना निश्चित रूप से एक बहुत मास्टर स्ट्रोक था भाजपा का और उसने इम्पैक्ट डाला भी होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट मैं सिर्फ डैमेज कंट्रोल तक ही सीमित मानता हूँ। मुझे लगता है कि जो 5 बड़े फैक्टर थे वो बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस को थोड़ा सा अपर हैंड करने के लिए। अंकुर जी, बहुत संतुलन के साथ आपने अपनी बात कही है और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बुंदेलखंड मेरी पढ़ाई की, पत्रकारिता की पढ़ाई की, हालांकि बड़ा संक्षिप्त समय मैंने बिताया, लेकिन मैं बुंदेलखंड की मेधा को मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र बुंदेलखंड से हैं और मालवा से हैं, और उनकी मेधा, प्रतिभा और उनकी अटूट सोच और दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूं। प्रदीप खरे जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। अंकुर जी की जो बातें हैं उनसे आपकी कितनी सहमति असहमति है, पहले तो मैं ये जानूंगा, और टीकमगढ़ क्या कह रहा? जी जी, सबसे पहले तो जो पलायन की बात हुई है जी, तो पलायन से बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिला भी हमारा अछूता नहीं जी, यहाँ पे पलायन हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हर वर्ष होता है। और उसका एक ताजा उदाहरण खरगापुर विधानसभा की अगर हम आपसे बात करें जी, तो वहां पर एक गांव पड़ता है भटगोरा जी, भटगोरा में नाबालिग बच्चियों को एक हॉस्टल में ठहरा करके वहां लोग मजदूर पलायन कर जाते जी, और उसके बाद उनके साथ में जो कृत्य हुआ वो सब पूरे देश ने देखा। जी, तो पलायन और पलायन के साथ उनकी बच्चियों के साथ जो घटना घटी वो एक दुर्भाग्यपूर्ण रही, जिसका खामियाजा हो सकता है कि खरगापुर विधानसभा में जो वर्तमान हमारे विधायक हैं, हो सकता कि उन्हें भुगतना भी पड़े। जी, दूसरी बात, यहाँ की जो कृषि है, कृषि भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं से जूझती रहती है। कभी ओलावृष्टि होती है तो कभी वृष्टि होती ही नहीं है। कई प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की यहाँ होती हैं जो किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कही जाती है। जी, तो यहाँ का टीकमगढ़ के मामले में जहाँ तीनों विधानसभाओं की हम बात करें, तीनों विधानसभाएं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही हैं, लेकिन तमाम आक्रोश और भितरघात से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जूझना पड़ा। कई गद्दावर नेता मंचों पर नजर नहीं आए, और इतना ही नहीं, जो पूर्व विधायक के श्रीवास्तव यहाँ से हुआ करते थे टीकमगढ़ विधानसभा से, उन्होंने निर्दलीय फार्म भर करके यहाँ ताल ठोकी है, और जिसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को टीकमगढ़ विधानसभा में भुगतना आप भी पड़ेगा। क्या ये तय सहमत हैं इससे प्रदीप जी की जो बात अंकुर जी ने कही है कि बुंदेलखंड में इस बार आगे की तरफ बढ़ सकती है कांग्रेस, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, कांग्रेस यहाँ पे अपना खाता खोलेगी। यहाँ पे संख्या सिफर में रही है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें निवाड़ी की, अगर 2 सीटें और मिला लें, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया। लेकिन इस बार तय है कि कम से कम 3 सीटों पे यहाँ पे कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है, और जो सीटें जीत भी सकती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं बुंदेलखंड की क्या खबर है आपके पास 26 सीटों की? बुंदेलखंड में कांग्रेस पिछले चुनावों की अपेक्षा काफी बेहतर स्थिति में अपने आप को महसूस कर रही है, और इस सत्य भी है, सिर्फ अगर लाडली बहना को छोड़ दें, जी, कांग्रेस ने भी अपना, जैसे 1500 वाली बात अभी आपने कही है, अब ये अलग बात है कि कांग्रेस उसे लागू कर भी पाती है कि नहीं कर पाती है, लेकिन जनता को भरोसा करना चाहिए और वो कर भी रही है कहीं कहीं। लाडली बहना का असर यहाँ पे भी है। महिलाओं के वोट साइलेंट हैं, जिन्हें समझना फिलहाल ना तो उम्मीदवारों के बस में है और न यहाँ के लोगों के बस में है। चलिए, मैं लौटूंगा कितना असर होगा, मैं लौटूंगा आपकी तरफ। जगदीश जी, आपने सुना दोनों मित्रों को जो आपके अपने बुंदेलखंड से हैं, अंकुर जी और प्रदीप जी। आप भी बुंदेलखंड की एक ऐसी प्रतिभा हैं जिस पर हम सभी बहुत प्रसन्न रहते हैं, गर्व करते हैं। मकाम जिस तरह से आपने तय किया है, बुंदेलखंड आपका जाना भी हुआ होगा इस चुनाव में, और नहीं भी गए तब भी मैं जानता हूं कि बुंदेलखंड की आपकी नब्ज पर हाथ रहता है बुंदेलखंड की। तो मुझे जरा समझाइए कि अंकुर जी और प्रदीप जी की बातों से कितना आपकी सहमति है और कितना आप ये मानते हैं कि कुछ चीजें अलग भी हो सकती हैं। देखिए शरद जी, पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूं कि जो आपने सबसे पहले कहा, बुंदेलखंड का दर्द ही केवल यही है
कि ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। और जब आप ये कह रहे थे मेरे से, अपने आप जवाब बोल रहे थे कि आप रायसेन से जब आगे निकलते हैं तो सनय सनय तस्वीर आपको भिन्न दिखती है। और शरद जी, ये बातें मेरे हृदय में नफ्तर की तरह तुभ रही थी, क्योंकि मेरी पैदाइश नौगांव की, मैं पला बड़ा वहां सागर में पूरी, आप मेरे सहपाठी भी रहे हैं, अपनी एजुकेशन हुई। तो बुंदेलखंड में जो विकास होना था, विकास की मुख्य धारा से ये क्षेत्र आज भी बहुत पीछे है। और जैसा प्रदीप अभी कह रहे थे कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है, पहली चीज। और पलायन को रोकने के लिए दुखद सबसे बड़ा बुंदेलखंड में जो रहा वो ये रहा, ये मेरा अपनी भी पीड़ा है शरद जी, नेतृत्व तो रहा, नेता बने, लेकिन ना तो कभी इस बात की उन नेताओं ने कोशिश की कि इस क्षेत्र में उद्योग लगे या इस क्षेत्र में विकास के दूसरे रास्ते अपनाए जाएं। सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र को जातिवादी राजनीति में उलझा के रख दिया गया, इस पूरे क्षेत्र को, कि कहां कौन सी जाति है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये फिरकों में बटा हुआ बुंदेलखंड इलाका है, और बजाय इसकी यही रही कि विकास यहाँ के, और चूंकि वहां जो है शरद जी लिटरेसी भी कम है, हर बार लोग बाहर चले जाते हैं मजदूरी करने। बुंदेलखंड का मेरे ख्याल में 30 से 35% लोग तो मजदूरी करने दिल्ली और पंजाब तरफ जाते हैं, या आप जहां भी जाते हो। चूंकि लगातार अब मैं लंबे समय मैं केवल चुनाव या कभी अपने घर जाता हूं, सबसे बड़ा जो बुंदेलखंड में फैक्टर है वो ये है कि एक तो नेता जो थे यहाँ के, नेताओं में विकास की ललक का हमेशा अभाव रहा। वरना क्या वजह है कि इस क्षेत्र ने उमा भारती और सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसे भी नेता दिए हैं शरद जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं जो जी पहला बड़े नेता दिए हैं, लेकिन उन बड़े नेताओं ने, सत्यव्रत चतुर्वेदी सांसद रहे सागर टीकमगढ़ से, उमा भारती सांसद रही 3-4 बार, वो स्थितियां जो बननी थी, अब जाके जो केन बेतवा का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो कब पूरी होगी, क्या होगा। लेकिन शायद चूंकि सिंचाई यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, और सिंचाई जहां खेती कमजोर होती है वहां सारी चीजें शरद जी कमजोर हो जाती हैं। आप भी मानते हैं जगदीश जी, आप भी मानते हैं कि इस बार पिछले चुनाव से स्थिति भिन्न हो सकती है वहां बुंदेलखंड में? निश्चित रूप से भिन्न, चूंकि होना है, इसलिए भिन्न होना है कि एक तो जो मेरे अनुज अंकुर अभी कह रहे थे शरद जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये केवल बुंदेलखंड में नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में है शरद जी। चेहरों से जो बोरियत, मैंने पहले भी शायद हम और आप डिबेट में बैठे थे, आपने कहा है जी, चेहरों से जो बोरियत है, क्यों राजनीतिक दलों को, मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि एक गाइडलाइन तैयार करनी पड़ेगी कि भैया 3 बार आपको टिकट, 4 बार आपको टिकट, अब नहीं, अब आप रिटायर होकर संगठन का काम करिए। लेकिन जो हर फार्मूले पे जीत का मिशन है कि आपने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय खड़ा हो गया, उसे 20,000 वोट मिल गए, उसके बाद आपने अगली बार फिर टिकट दे दिया। कल ही परसों मैंने जिस पे स्टोरी की है कि ऐसे कौन से नेता हैं जो टिकट न मिलने पे बागी होते हैं और फिर राजनीतिक दलों से। मैं लौटता हूं जल्दी से क्विक राउंड की तरफ। इस बार चेंज होना स्वाभाविक है। बिल्कुल ठीक है मनोज, आपकी तरफ में स्वाभाविक है। जी मैं आता हूं आपकी तरफ। मनोज, मुझे समझाइए जरा, जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं कि एक बोरियत का भाव स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर, ऐसा दावा, और ऐसा बीजेपी के लिए ही नहीं है, कांग्रेस के लिए भी ये उतना ही है। तो मुझे जरा समझाइए ये चीज़ कि आप भी बुंदेलखंड के काफ़ी एरिया में गए हैं, काफ़ी सीट्स आपने देखी, मुझे लगता है करीब 2 दर्जन सीट्स पर आपने वहाँ जाकर देखा है चीज़ों को। किस तरह का मंजर आप देखते हैं कि बुंदेलखंड में कितने सहमत और असहमत हैं आप हमारे राजनीतिक मित्रों की बातों से? जी देखिए, बुंदेलखंड में एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफा जीत हासिल की थी, वहां कांग्रेस अपना स्थान बनाते हुए नजर आएगी, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जहां कांग्रेस थी वहां बीजेपी दिखाई दे। मसलन जो मुख्य मुद्दा है वो वही है, एक तो जैसा आप कह रहे थे, लगातार लोग वहां से जाते, कोई भी रोजगार के साधन वहां पर नहीं है, इसलिए इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है। लेकिन एक बदलाव या चेहरे का जो हम लगातार शरद जी, देखिए हम अभी तक कितने लोगों से बात कर चुके हैं, तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। और जब लोगों से बात कर रहे थे तो बोरियत की जो बात है, मतलब चेहरे से जो एंटी इनकम्बेंसी, मैं सरकार की नहीं कहूंगा, मैं बीजेपी की नहीं कहूंगा, लेकिन चेहरों को लोग चाहते थे कुछ नए चेहरे हमें दिखाई दे। तो शायद इस चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों को विचार की जरूरत पड़ेगी। ये चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव, और रिजल्ट भी कुछ इसी तरह के दिखाई देने वाले। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं मनोज, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और ये देखिए, ये चीज़ समझनी पड़ेगी, तो क्या उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी के पास जाया जाए या ज्योति बसु जी के फॉलोअर्स को ढूंढा जाए कि 25 साल, और पटनायक जी भी उसी रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस ऊब से कैसे बचा जाए? और शिवराज जी भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आपकी मोबिलिटी होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर से क्या कोई उबा था
इस आचरण पर निगाह रखनी होगी कि अगर आप परफॉर्मर हैं तो लोगों को समस्या नहीं है। वो ऊबे इसलिए नहीं है कि बहुत धनाढ्य वर्ग के हैं और किसी एसी रूम में बैठ के या करोड़ों की कार में बैठ के कह रहे हैं ये विधायक अब नहीं चलेगा, इसके चेहरा मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है हुजूर, अपने आचरण पर निगाह रखिए, देखिए कि कहीं कुछ पंगा तो नहीं हुआ है। इस पर एक कमेंट में लेता हूं सीधे अंकुर जी का। अंकुर जी, ये ऊब वाली बात हम बड़ी सुन रहे हैं इस बार कि ऊब गए। भाई साहब क्यों ऊब गए? आपकी लंबी गाड़ी से ऊब गए या आपके पास पहले एक 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, अब उस पर 1500 स्क्वायर फुट छोड़िए 25,000 स्क्वायर फुट के फार्म हाउस में बंगला है? क्या इन चीजों से नाराज है मतदाता? इसी को हम ऊब का नाम दे रहे हैं जी? नहीं शरद जी, इसको थोड़ा सा और हमें विभाजित करके समझना पड़ेगा। बिल्कुल समझेंगे सर। ऊबने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आप किसी विधानसभा के किसी व्यक्तिगत नेता से ही ऊब गए हैं। ये जो बोरियत है या जो ऊबना है, ये 18 साल के इस पूरे सिस्टम के प्रति है। जैसे मैं इसको उदाहरण के साथ अगर आपको बताऊं तो गोपाल भार्गव मजबूत स्थिति में है, वो 40 साल से चुनाव जीत रहे हैं, उनसे कहीं कोई नहीं उब रहा है। भूपेंद्र सिंह सागर में मजबूत स्थिति में है, उनसे भी कहीं कोई नहीं उबता नजर आ रहा है। जो शुरुआती रुझान वहां से मिले हैं, जो या फिर आफ्टर पोल जो सर्वे हैं, वो कह रहे हैं कि इन नेताओं से कोई उबना नहीं है। क्या बात जी? उबना है पूरे इस 18 साल के पूरे सिस्टम से। और इस बार एक चेंज के लिए भी बहुत सारा वोट हुआ है। मैंने जो समझा भारतीय जनता सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वक्त की अगर बंदिश नहीं होती मैं आपसे फिर बात करूंगा। और चुनाव के पहले मुझे लगता है ये पैनल मुझे बहुत मेरे दिल के बहुत करीब आया है, क्योंकि बुंदेलखंड का तो थोड़ा पार्शियलिटी आप कह सकते हैं, लेकिन आप लोग बहुत दिलचस्प बातें कर रहे हैं। मैं चलता हूं सीधे प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, आपने सुनी अंकुर जी की बात। उनका कहना 18 वर्ष का एक सिस्टम है और सिस्टम कई बार ऐसा हो जाता है कि वो लोअर ब्यूरोक्रेसी का हो जाता है, जहां एक गठबंधन बन जाता है विधायक जी का, सांसद जी का, और निचले स्तर की ब्यूरोक्रेसी यानी एसडीएम, एसडीओपी, पुलिस और टीआई। और ये सिस्टम जब बन जाता है तो लोगों को लगता है उनके काम नहीं हो रहे। तो आप किस तरह देखते हैं इसको? जी उबने का जहां तक मेरा खुद का मानना है कि इस बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले की तीनों विधानसभाओं में बाकी यहाँ का मतदाता यहाँ के चेहरों को देख करके पूरी तरह से उब चुका है। उसका मुख्य कारण यही रहा कि आम लोगों के काम बगैर भ्रष्टाचार के इस जिले में तो नहीं हुए जी। भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर रहा। व्यवस्थाएं यहाँ की ऐसी रही कि जिन पर अंकुश लगाना मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों के बस में रहा। विपक्ष के लोगों ने हालांकि उसमें भूमिका संतोषजनक नहीं निभाई, लेकिन भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी, ये तीनों यहाँ सुरसा की तरह मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। इनको लेकर के किसी प्रकार की ना तो सरकार ने बात की, ना यहाँ। लेकिन ये पूरे देश में है, ये पूरे देश में है, कर्नाटक और हिमाचल में भी है ये तमाम चीजें, और वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसी को कारण गुजरात में जब हम पहुंचते हैं तो स्थिति एकदम बदल जाती है। बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं ये मुद्दे हैं अगर, तो ये लोकतंत्र के लिए एक इस मायने में ऐसा अच्छा संकेत है कि ये मुद्दे भी चर्चा में रहते हैं कि साहब महंगाई नियंत्रित करिए, अपराध नियंत्रित करिए। जगदीश जी, वक्त कम है, नहीं तो मैं और बढ़ाता इस बात को। मैं जगदीश जी आपकी तरफ आता हूं। तो क्या इस योजना में, जिसको हम भोपाल में कहते हैं कि कन्नी बांधने का काम किया पतंग में, पतंग एक तरफ झुक रही थी और ये पतंग झुक रही थी सिस्टम की ऊब की तरफ, उस ऊब को रोकने के लिए क्या आपको लगता है लाडली बहना एक बहुत कारगर कन्नी साबित होगी जो बीजेपी की पतंग को संतुलित कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। और इसने जो चुनाव एक समय एक तरफा जाता दिख रहा था, लाडली बहना ने उस चुनाव को मुकाबले में कांटे का मुकाबला कर दिया है। मैं पहला शरद जी ऐसा इलेक्शन था, मैं भी बहुत जगह गया, कि मनोज भी मेरी बात से सहमत होंगे कि लोगों में कोई उत्साह नहीं था शरद जी चुनाव को लेकर। पहले हम जब गांव में जाते थे या किसी कस्बे में जाते थे, एक उत्साह दिखता था। कई बार लोग उस उत्साह में अपने खुद के काम भी प्रभावित करते थे। लेकिन इस बार मैंने देखा नेताओं की रैलियों में गया, मैं नेताओं के साथ गया, उनके इंटरव्यू किए, कोई उत्साह किसी में नेता में नहीं था। वही चुनिंदा लोग, भीड़ जैसी जो चीज है वो चीज नहीं दिखी, बल्कि भाड़े की भीड़ एकदम से दिखी, जो अलग समझ में आती थी कि इनको हायर करके लाया गया। एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लाडली, लेकिन जो बहना योजना है, निश्चित रूप से इसने भाजपा को
बहुत फायदा दिया है और बीजेपी कांग्रेस से कड़ा मुकाबला करती दिख रही है। बहुत कम अंतर से हार जीत होगी अब जहां भी होनी, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी शरद जी। जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा। ये चुनाव एक अलग चुनाव था। मैं अपना छोटा सा अनुभव शेयर करके बात खत्म करूंगा कि मैं एक बड़े नेता के साथ था, छोड़िए किस पार्टी के थे। उन्होंने भी मेरी वरिष्ठता का पूरा सम्मान किया। हड़बड़ी के बीच में उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, गाड़ी चली भी, लेकिन मैं उनके चेहरे की बेचैनी व्यग्रता देखकर मैं खुद व्यथित हो रहा था कि मैंने ये दुस्साहस क्यों किया। और बीच में मैंने उनको देखकर कहा, मैंने कहा सर मुझे लगता है आपको बहुत ज़रूरत है एकांत की और कुछ चर्चा भी आप करना चाहेंगे, मेरी वजह से आपका पीए भी पीछे की गाड़ी में है। तो उन्होंने बिल्कुल सच्चाई से कहा, बोले थोड़ी सी खिसियानी हंसी हंस के कहा उन्होंने, हाँ शरद जी आपकी वजह से मैं फ़ोन नहीं कर पाऊंगा यहाँ गाड़ी में, और ये 10-15 मिनट भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार मीडिया के लिए भी मैंने देखा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में वो औत्सुक्य नहीं था, जो उत्सुकता उनके मन में रहती है कि अब ये आए हमारी बात पहुंचाएंगे। इससे निकलना होगा लेकिन लोकतंत्र की इस चुनाव की अद्भुत प्रणाली को, क्योंकि ये ऊब, निराशा, कुंठा ये चुनाव का हिस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रत्याशी स्तर पर भी, मतदाता स्तर पर भी। बहुत शुक्रिया मनोज, बहुत शुक्रिया जगदीश जी, बहुत शुक्रिया अंकुर जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। बने रहिए बंसल न्यूज पर, क्योंकि अब बारी है एक्सक्लूसिव बुलेटिन छत्तीसगढ़, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।